हेलो स्टूडेंट, हम लोग क्लास 11 का सबसे पहला चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इस चैप्टर में बेसिक डिटेल दिया जाता है जिसके द्वारा हमें केमिस्ट्री का सही सही किस तरह से उपयोग होना है, किस तरह से चीज़ों को एवोल्यूट करना है, इसके बारे में बेसिक चीज़ें इसमें हमें बताया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो इंडिया जो है आज मतलब कि बहुत पुराना इसका सिविलाइजेशन रहा है और इंडियन साइंटिस्ट जो थे वो वर्ल्ड फेम के थे। तो ये लोग जो थे हमारे जो साइंटिस्ट थे पुराने ज़माने के, वो काफ़ी ज़्यादा हमारे साइंस को डेवलप किया। जिसमें से आप देख रहे हैं कि जिसमें कन्नड था, तो इन्होंने बताया था कि एटम जो है, जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, वो कितना बड़ा साइज का होता है और कैसे उसका ये होता है। एटम यानी कि स्मॉलेस्ट पार्ट है, कन्नम ने बताया था। उसके बाद आचार्य चाणक्य थे, उसके बाद आचार्य सुश्रुत थे और आर्यभट्ट थे। इन लोगों ने केमिस्ट्री के डेवलपमेंट में बहुत सारा सिद्धांत को दिया। और हमारे जो साइंटिस्ट थे उस समय का दो चीज ऐसा था जिसमें कि इन केमिस्ट्री का काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ। एक था उसमें हम लोग का मेडिसिन, जिसमें कि तरह तरह का भस्म माने कि बेस या फिर हम लोग एसिड या और भी तरह टॉपिक जो है, जैसे बहुत सारे मेडिसिन में अभी भी रसायन बोला जाता है। रसायन का मतलब ही होता है केमिस्ट्री। तो हमारा साइंस जो था काफ़ी डेवलप था, उसमें डिफरेंट टाइप के साइंटिस्ट थे जो कि साइंस के डेवलप करने में काफ़ी ज़्यादा योगदान दिया। और इससे आगे हम लोग इसमें पढ़ते हैं। तो इसमें जो हम लोग को सेशन ऑब्जेक्टिव है, हम लोग को क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में हम लोग पहले डिटेल से जान लेते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, यानी केमिस्ट्री का कौन कौन सा ब्रांच है। दूसरा है इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री का हम लोग क्या इंपॉर्टेंस देते हैं, क्या इंपॉर्टेंस है हमारे केमिस्ट्री का। यूनिट क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग सिग्निफिकेंट फिगर, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर डायमेंशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर हम लोग मैटर के बारे में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर का पहला ऑब्जेक्टिव जो है, हम लोग ये सब चीज के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं कि हम लोग केमिस्ट्री पढ़ने आए हैं, तो व्हाट इज केमिस्ट्री, केमिस्ट्री है क्या। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि केमिस्ट्री जो है, ये जो है हम लोग को तीन चीजों को बताता है। एक प्रॉपर्टीज, यानी क्या कोई भी चीज जो है वो कैसे काम करता है, उसका प्रॉपर्टीज हो गया। दूसरा स्ट्रक्चर, यानी कैसे वो बना हुआ है, उसके दो कंटेंट जो है वो किस तरह से आपस में मिले हुए हैं। तीसरा है कंपोजिशन, यानी क्या क्या चीज से वो सबस्टांस बना हुआ है। यानी कि केमिस्ट्री को अगर हम लोग कहेंगे तो तीन टाइप से हम लोग बांट सकते हैं। केमिस्ट्री इज ब्रांच ऑफ साइंस विच डील प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन। अब हम लोग केमिस्ट्री का ब्रांच लेते हैं। आज के डेट में केमिस्ट्री का बहुत सारा ब्रांचेज हो गया है। उस ब्रांचेज में अगर हम लोग बात करते हैं तो फिजिकल केमिस्ट्री, तो फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोग क्या देखते हैं, किसी भी पार्टिकल्स के ऊपर टेम्परेचर, प्रेशर या और भी एक्सटर्नल कंडीशन देने के बाद उसमें क्या क्या चेंजिंग आता है, इसको हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। दूसरा ब्रांच है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी कि प्लांट और एनिमल का जो केमिस्ट्री है। प्लांट और एनिमल में जो भी चीज मिलता है, जो नेचर के द्वारा मिल रहा है, जो अपने आप बन रहा है, ऑर्गेनिक मटेरियल है, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूँ तो इसमें क्या होता है कि कार्बन एंड नॉन मेटल का कोवेलेंट कंपाउंड को हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। नेक्स्ट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बचने के बाद जो भी चीज सबस्टांस बच गया उसको हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। नेक्स्ट है एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या है, तो जो सिंपल सा बात में अगर हम लोग क्या कर देखते हैं कि जब हम लोग पैथोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, डॉक्टर ये लिख देता है कि अरे आपको ये सब टेस्ट करानी है, तो हम लोग पैथोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। पैथोलॉजिस्ट क्या करता है, हमारा ब्लड सैंपल लेता है और ब्लड सैंपल में कौन सा मॉलिक्यूल कितना है इसको एनालिसिस करके बता देता है। तो ये क्या होता है, जैसे किसी का हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन 10 है या कितना यूनिट है, ये जो एनालिसिस किया जाता है उसको हम लोग एनालिटिक केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में क्या है कि आज के डेट में हम लोग क्या है कि सभी चीज़ें जो है लार्ज अमाउंट में बनाते हैं। लार्ज अमाउंट में बनाने का मकसद क्या है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ को प्रोडक्ट करते हैं। तो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में इसका ये किया जाता है कि हम लार्ज क्वान्टिटी में कोई भी केमिकल कैसे बनाते हैं। नेक्स्ट है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में क्या है कि जैसे कि हम लोग के शरीर में भी बहुत सारा केमिकल है,
तो उस केमिकल का कैसे यूज होता है उसको हम लोग बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज का क्या फंक्शन है, प्रोटीन का क्या फंक्शन है, इन सब के बारे में हम लोग बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। नेक्स्ट है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री क्या है कि न्यूक्लियस में जो क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, उसका रिएक्शन कैसे होता है, उसमें क्या चेंजेस आता है, इसको हम लोग न्यूक्लियर केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। आगे चैप्टर है एग्रीकल्चर केमिस्ट्री। एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं कि कोई भी सॉइल जो है किस नेचर का है, इस नेचर के सॉइल में कौन सा क्रॉप अच्छी मात्रा में बनेगा, ये चीजें को हम लोग डील करते हैं एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में। उसके बाद जियो केमिस्ट्री है। जियो केमिस्ट्री में हम लोग करते हैं कि अर्थ के नीचे कौन सा मिनरल्स कहाँ पे फाउंड होता है, इसके बारे में जो हम लोग स्टडी करते हैं उसको हम लोग जियो केमिस्ट्री बोलते हैं। अब केमिस्ट्री का यूजेज देख लेते हैं। आज के डेट में मेडिसिन, डिफरेंट टाइप का मेडिसिन जो है हम लोग बनाते हैं तो केमिस्ट्री की मदद से, जैसे पैरासीटामोल है या फिर हम लोग हाइड्रोक्लोरिन है, या जितनी भी तरह की दवाइयां हैं वो क्या है केमिस्ट्री की मदद से आज हम लोग बनाते हैं। दूसरा है फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स जो है हम लोग देखते हैं खेतों में डालते हैं, तो फर्टिलाइजर्स का क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा क्रॉप का प्रोडक्शन यील्ड करता है। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल। इंडस्ट्री में हम लोग क्या देखते हैं कि डिफरेंट टाइप का इंडस्ट्री में डिफरेंट टाइप का ये बनता है, तो इंडस्ट्री में हम लोग ग्रोथ जो है केमिस्ट्री की मदद से कर लेते हैं। नेक्स्ट है कॉस्मेटिक सामान, जैसे कि सर्फ, साबुन, या अगर हम लोग वॉशिंग पाउडर, वॉशिंग सोप, या फिर कॉस्मेटिक में जितना भी तरह का होता है जैसे कि लैक पाउडर या और भी डिफरेंट डिफरेंट चीज है, केमिस्ट्री की मदद से हम लोग ये कर लेते हैं। क्लोथ, अगर हम क्लोथ की बात करें कि पहले के ज़माने में जो क्लोथ होता था वो वियर टियर रेजिस्टेंस कम होता था, यानी वो जल्दी खराब भी हो जाता था या जल्दी वो फट भी जाता था। लेकिन आज के डेट में हम लोगों ने सिंथेटिक इतने सारे क्लोथ बनाए हैं कि जिसका ड्यूरेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा होता है और स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होता है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यूनिट के बारे में। तो यूनिट क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझे। तो यूनिट क्या है कि डिफरेंट कंट्री में हम लोग क्या देखते हैं कि अलग अलग टाइप से उसका मेजरमेंट का कॉन्सेप्ट है। तो स्टैंडर्ड यूनिट हम लोग बोलते हैं एनी स्टैंडर्ड मेजर यूज टू एक्सप्रेस अ फिजिकल क्वांटिटी इज ए यूनिट। यानी फिजिकल क्वांटिटी को स्टैंडर्ड चीज में हम लोग यूज करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं यूनिट। अब क्या है कि यूनिट कैसा होना चाहिए, कन्वीनियंट इन साइज। कन्वीनियंट इन साइज का मतलब है यूनिट ज्यादा बड़ा भी होना हो, ज्यादा छोटा भी नहीं। अगर हम लोग क्या करते हैं कि एलिफेंट का वेट लेने जाएं और एलिफेंट का वेट ग्राम में ले तो काफी क्रिटिकल होगा उसको रिप्रेजेंट करना। उसी तरह से अगर हम लोग मेडिसिन का अगर वेट लें तो उसको अगर हम क्विंटल में कर दें तो काफी मुश्किल होगा उसको करने में, 0.00 करके आएगा। तो ऐसा कन्वीनियंट साइज लेना है कि जिसको हम कंप्लीटली एक्सप्रेस कर सकें। नेक्स्ट टॉपिक है यूनिवर्सली फॉलो। यानी कि ये नहीं कि हमारे इंडिया में कोई मान रहा है उसको, यूरोप में नहीं मान रहा है, फिर अमेरिका में नहीं मान रहा है, यानी कि ऑल ओवर वर्ल्ड में इसको सभी लोग माने। इजिली रिप्रोड्यूसेबल, यानी कि उसको आराम से रिप्रोड्यूस कर सके, उसको रिप्रोड्यूस करने में हम लोग को कोई परेशानी ना हो। फिर क्या है इनवेरिएबल विद फिजिकल कंडीशन। इनवेरिएबल विद फिजिकल कंडीशन का मतलब क्या है कि कुछ चीजें जो है जैसे कि आउटर कंडीशन में जैसे ही जाता है तो क्या होता है उसका साइज और शेप चेंज हो जाता है। तो ऐसा हम लोग को देखना है कि बाहरी ये चीज जाने के बाद क्या हो, उसका फिजिकल कंडीशन जानने के बाद भी उसमें कुछ ज्यादा चेंजेस ना आवे। और हम लोग पढ़ते हैं तो यूनिट जो होता है हम लोग दो तरह से लेते हैं, एक क्या होता है फंडामेंटल यूनिट और दूसरा होता है डिराइव्ड यूनिट। तो फंडामेंटल यूनिट जो होता है उसको हम लोग कहते हैं, कैसे समझते हैं, यूनिट यूज टू एक्सप्रेस द फंडामेंटल क्वांटिटी विच आर नॉट एक्सप्रेस्ड इन द एनी अदर फॉर्म। जैसे कि उसका दूसरा फॉर्म नहीं होगा, उसका दूसरा नाम नहीं होगा, जैसे कि लेंथ है, मास है, टाइम है, ये सब क्या है अपना फंडामेंटल यूनिट है। दूसरा है डिराइव्ड यूनिट। डिराइव्ड यूनिट क्या होता है कि फंडामेंटल यूनिट के मदद से हम लोग क्या करते हैं कि एक नया यूनिट डिराइव करते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं डिराइव्ड यूनिट। तो फंडामेंटल यूनिट में जैसे कि हम लोग लेगा लेंथ, और अगर हम लोग मास को करते हैं या मास और लेंथ क्या हो गया हमारा तो फंडामेंटल होगा। ड्राइव यूनिट में क्या हो गया स्पीड। स्पीड में हम लोग क्या लेते हैं, दो चीजें लेते हैं, या ये तो लेंथ लेते हैं, उसके बाद क्या लेते हैं टाइम। लेंथ और टाइम का जो रेशियो आता है उसको हम लोग क्या कहेंगे ड्राइव यूनिट। यानी स्पीड क्या हो गया हमारा ड्राइव यूनिट। यानी फंडामेंटल यूनिट के मदद से हम लोग एक नया यूनिट तैयार करते हैं जिसका नाम होता है डिराइव्ड यूनिट। अब ड्राइव यूनिट में हम लोग क्या देखते हैं एरिया है। तो एरिया क्या होता है लेंथ स्क्वायर, यानी कि मीटर इंटू मीटर। वॉल्यूम क्या है लेंथ क्यूब मीटर क्यूब।
डेंसिटी क्या है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। स्पीड क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम। और एक्सेलरेशन क्या है, स्पीड चेंज पर यूनिट टाइम। फोर्स अगर हम लोग देखते हैं तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया। डेंसिटी की अगर बात करें हम लोग, मास ऑफ सैंपल बाय वॉल्यूम ऑफ सैंपल। ये मास हो गया हम लोग का केजी में, और मीटर क्यूब हो गया, यानी केजी मीटर पर क्यूब, ऐसा यूनिट हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं मैट्रिक सिस्टम। मैट्रिक सिस्टम जो होता है वो क्या होता है कि फंडामेंटल जो है यूनिट को हम लोग मैट्रिक सिस्टम में लेते हैं, जैसे कि मास का हो गया ग्राम, लेंथ का हो गया मीटर, और वॉल्यूम का हो गया लीटर। These units are related by power of 10, यानी कि इन लोगों को हम लोग पावर ऑफ 10 से करके इसका वैल्यू क्या करते हैं, बढ़ाते हैं या फिर घटाते हैं। इसके लिए इसको हम लोग बोलते हैं मैट्रिक सिस्टम। तो वन, जैसे कि अगर हम लोग किलोमीटर की बात करें तो 1000 मीटर यानी 10⁻³ मीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर होगा। सिस्टम ऑफ यूनिट की बात करें तो डिफरेंट प्लेसेस में सिस्टम ऑफ यूनिट क्या था, डिफरेंट था। जैसे कि अगर हम लोग बात करें ब्रिटिश में तो फुट, पाउंड एंड सेकेंड है। आज के डेट में भी हम लोग लेंथ जो नापते हैं वो फुट में नापते हैं। तो फुट क्या है कि एक स्टैंडर्ड फीट का जो लंबाई है उसको फुट बोलेंगे। पाउंड, पाउंड आज के डेट में हम लोग यूज करते हैं। जैसे कि अगर हम लोग केक लेते हैं तो 2 पाउंड, 3 पाउंड या 4 पाउंड का लेते हैं, और टाइम का क्या है, सेकेंड है। दूसरा है सीजीएस सिस्टम, सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड। नेक्स्ट है हमारा एमकेएस सिस्टम, यानी मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड। तो एसआई सिस्टम जो है आज के डेट में, जिसको हम लोग एमकेएस सिस्टम का ही मेजर पार्ट है, इसी को हम लोग एक्सप्रेस करके, इसी को हम लोग डेवलप करके एक नया सिस्टम बनाया है। तो मॉडिफाइड फ्रॉम एमकेएस सिस्टम इन विच बेसाइड मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड, केल्विन, कैंडेला, एम्पियर एंड मोल, यानी कि 7 फंडामेंटल यूनिट है, जिसके बारे में हम लोग आगे विस्तार से पढ़ते हैं। एसआई यूनिट में जैसे लेंथ है, इसका यूनिट क्या हो गया, मीटर। मास है किलोग्राम, और इसको सिंबल में क्या करते हैं, केजी में पुट करते हैं। टाइम क्या है, सेकेंड, और उसको एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट क्या है, एम्पियर, और उसको कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। टेम्परेचर क्या है, केल्विन, और उसको के से रिप्रेजेंट करते हैं। और लुमिनस इंटेंसिटी क्या है, कैंडेला, इसको सीडी से रिप्रेजेंट करते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या है, उसको मोल से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। अब मैट्रिक सिस्टम जो है इंडिया में 1957 में लाया गया है ना, जिसको एसआई सिस्टम हम लोग बोलते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब है कि अगर कोई भी चीज को हम एक्सप्रेस कर रहे हैं तो कैसे एक्सप्रेस करेंगे, और उसका क्वांटिटी किस तरह से हम लोग लेते हैं कि जिससे एक्यूरेसी की तरफ जब ज्यादा से ज्यादा पहुंचते हैं, इसको हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर के द्वारा हम लोग समझते हैं। जैसे अगर हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं कि एक सिल्वर है, सिल्वर को हम लोग क्या करते हैं, कंसंट्रेट करते हैं सैंपल में, जिसका ट्रू वैल्यू जो है 25 ppm है। बट इसका सैंपल में जो हम लोग निकालते हैं, इसमें कितना है, 24.15 pm, यानी कि वो उसका वैल्यू क्या है, जो क्वांटिटी है उससे क्या है, कम है। तो कितना कम है, हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, यानी कि 0.85 ppm आता है। साइन हैज टू बी रिटेन व्हाइल एक्सप्रेसिंग एक्यूरेसी, यानी कि साइन जो है उसको हम लोग को देना होगा, यानी कि कम हो रहा है तो माइनस करेंगे, ज्यादा हो रहा है तो प्लस करेंगे। ये सिग्निफिकेंट फिगर का हम लोग का एग्जाम्पल है। एक्यूरेसी इज द बिग डिग्री ऑफ एग्रीमेंट ऑफ मेजरमेंट विच इज टू एक्सेप्टेड वैल्यू। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर कैसे निकालेंगे। तो सिंपल सा तरीका है जो मैं बता रहा हूँ, उसको आप लोग आराम से समझिए। तो सिग्निफिकेंट फिगर जो है, जैसे कि आप पहला डिजिट में देख रहे हैं कि जैसे 1.007 है, तो इसमें डिजिट कितना है, 1 2 3 4, यानी कि 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। दूसरा अगर हम लोग देखते हैं 1 2 3 4 5, यानी कि 5 सिग्निफिकेंट फिगर है। और इसमें हम लोग क्या देखते हैं, 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट है, यानी कि ये 4 5 एंड 5 रिस्पेक्टिवली है। तो सिग्निफिकेंट फिगर आर द मीनिंगफुल डिजिट इन अ मेजर्ड ऑफ कैलकुलेटेड क्वांटिटी। रूल ऑफ डिटरमाइन सिग्निफिकेंट फिगर, इसका कुछ रूल होता है जिसको हम लोग एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला रूल है कि अगर हम पहला एग्जांपल देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है 137 cm और 13.7 सेंटीमीटर, व्हाट इज कॉमन, तो बोथ है 3 सिग्निफिकेंट फिगर, यानी कि 3 डिजिट है,
तो ऑल नोन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट, यानी जीरो डिजिट नहीं है, जीरो डिजिट छोड़ के जो भी डिजिट है वो क्या होता है, सिग्निफिकेंट होता है। नेक्स्ट है, इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, तो हम लोग देख रहे हैं कि जीरो जो है इधर है, लेफ्ट साइड है, तो लेफ्ट साइड अगर जीरो है तो उसको सिग्निफिकेंट फिगर में हम लोग नहीं कंसीडर कर सकते हैं। तो जीरो टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट, यानी कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर हो गया 3, इसमें हो गया 3 और इसमें भी हो गया 3, यानी कि ये दोनों नंबर को हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे और इसमें 1 ये जीरो को कंसीडर नहीं करेंगे। नेक्स्ट आता है हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर देयर इन 3.09, तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि जीरो क्या है, बिटवीन में, यानी अगर जीरो बिटवीन में है तो उसको सिग्निफिकेंट फिगर हम लोग कंसीडर करेंगे, यानी यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। जीरो बिटवीन द 2 नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। अब देखिए रूल क्या है कि अगर हम लोग इसको हम लोग लेते हैं कि इसमें 0.00, इसमें क्या है 3 सिग्निफिकेंट, यानी जीरो क्या है, राइट हैंड साइड है, तो राइट हैंड साइड अगर होगा डिसिमल पॉइंट के तो वो सिग्निफिकेंट फिगर होगा। तो हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं 4 है और 10 टू पावर 4 है, तो अगर इसको हम लोग कंसीडर करेंगे यानी 4 है, यानी कि 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। अब हम लोग समझते हैं कि मेथड जो है वो कितने तरह का होता है। मेथड जनरली हम लोग 2 टाइप का लेते हैं, एक क्या है प्योर सबस्टांस, दूसरा क्या है मिक्सचर। तो प्योर सबस्टांस को भी फर्दर हम लोग क्या करते हैं कि 2 टाइप्स में हम लोग बांटते हैं, एलिमेंट और दूसरा क्या है कंपाउंड। एलिमेंट क्या है, कांट बी ब्रोकन डाउन टू सिंपल सबस्टांस, यानी कि उसको छोटे छोटे पार्ट में उसको नहीं तोड़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हो गया आपका कॉपर, ऑक्सीजन, ये सब। कंपाउंड क्या है कि हैव अ फिक्स कंपोजिशन कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू 2 एलिमेंट, जिसका एग्जाम्पल हो गया आपका वाटर, ये शुगर, सॉल्ट, ईटीसी। मिक्सचर जो है हम लोग 2 टाइप से लेते हैं, एक होमोजीनियस मिक्सचर हो गया, दूसरा क्या हो गया हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो गया। तो होमोजीनियस में क्या होता है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, और हेट्रोजीनियस में क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, यानी कि उसका जो पार्टिकल्स होगा थ्रू आउट होमोजीनियस में एक जैसा होगा, एक जैसा कहीं भी उसका रेशियो होगा, कहीं पे वो कम नहीं होगा, कहीं पे ज्यादा नहीं होगा। जैसे कि एग्जांपल हो गया कि शुगर इन वाटर, दूसरा हो गया हेट्रोजीनियस, फॉर एग्जांपल सैंड एंड सॉल्ट। अगर हम पार्टिकल के बारे अगर हम लोग इस तीनों को कंसीडर करते हैं तो पार्टिकल साइज जो है ट्रू सोल्यूशन यानी होमोजीनियस सोल्यूशन का 10 टू द पावर -7 सेंटीमीटर होगा। पार्टिकल साइज अगर कोलाइडियल सोल्यूशन का लेते हैं तो 10 पावर -7 से 10 टू पावर 5 के बीच में होगा, और सस्पेंशन की बात करते हैं 10 पावर -5 होगा। यानी कि ट्रू सोल्यूशन, कोलाइडियल सोल्यूशन, सस्पेंशन। ट्रू सोल्यूशन में पार्टिकल का साइज हमें छोटा नजर आ रहा है, कोलाइडियल में थोड़ा सा बड़ा होगा और सस्पेंशन में और बड़ा होगा। अगर हम लोग चर्चा करते हैं कि अपीयरेंस की बात में, तो सोल्यूशन क्लियर होता है, सस्पेंशन क्या होता है, क्लाउडी होता है, और कोलाइडियल क्या होता है, क्लाउडी बट अनफॉर्म। पार्टिकल की साइज करते हैं तो छोटा साइज हो, सोल्यूशन का साइज बहुत छोटा होता है, इसमें थोड़ा सा बड़ा होगा, बहुत बड़ा होगा, और इसमें एक निश्चित रेंज के बीच में होगा। लाइट का इफेक्ट अगर ट्रू सोल्यूशन में लाइट पास कर जाएगा, सस्पेंशन लाइट पास नहीं करेगा, और कोलाइडियल में लाइट स्प्रेड करेगा। इफेक्ट ऑफ एनिमेशन सोल्यूशन में नहीं होगा, कोलाइडियल में नहीं होगा, लेकिन सस्पेंशन में पार्टिकल नीचे सेटल हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं एलिमेंट का। एलिमेंट इज द बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल सबस्टेंस बाय केमिकल रिएक्शन। यानी एलिमेंट क्या है कि सिंपल सबस्टेंस है जिसको हम तोड़ के छोटे पार्ट में नहीं बांट सकते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन एलिमेंट उसी तरह से कॉपर एलिमेंट है, उसको दूसरे पार्ट में इसको तोड़ के आप छोटा नहीं बनाया जा सकता है। मेटल को हम लोग एलिमेंट को हम लोग 3 पार्ट में बांटते हैं, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलाइज। कंपाउंड की बात करते हैं। कंपाउंड इज द सबस्टेंस कंपाउंड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट विद फिक्स्ड रेशियो। जैसे अगर हम वाटर की बात करते हैं तो वाटर में क्या है, कंपाउंड है, तो वाटर कंपाउंड जो है जिसमें 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलके कंपाउंड बना रहा है, और इसका फिक्स रेशियो है। अगर यही रेशियो को अगर हम लोग चेंज कर दें, तो जैसे कि हाइड्रोजन 2 लें और ऑक्सीजन 2 लें, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड होगा जो कि वाटर के प्रॉपर्टी से डिफरेंट होगा। तो हमेशा हमें ध्यान में रखना होगा कि कंपाउंड में जो कंपोजिशन होता है एलिमेंट का वो हमेशा फिक्स होता है। अगर हम लोग मिक्सचर और कंपाउंड का कंपेयर करते हैं, मिक्सचर एलिमेंट और कंपाउंड इज जस्ट मिक्स टुगेदर फॉर्म अ मिक्सचर, नो न्यू कंपाउंड फॉर्म। कंपाउंड में क्या होता है, एलिमेंट रिएक्ट करता है तो नया कंपाउंड बनता है जिसका नेचर अलग होता है। मिक्सचर इज वेरिएबल कंपोजिशन
बट कंपाउंड में क्या होता है, फिक्स कंपोजिशन होता है। अब मिक्सचर हो है प्रॉपर्टी दैट इज कांस्टेंट पार्टिकल, यानी मिक्सचर जो है जिस चीज से वो मिलकर बना हुआ है वैसा ही गुण नेचर रखेगा। बट कंपाउंड में क्या है कि कांस्टेंट पार्टिकल से अलग नेचर होगा। इसको समझने के लिए लेते हैं, जैसे हाइड्रोजन है खुद कंबक्सेबल है और ऑक्सीजन क्या है, सपोर्टर ऑफ कंबक्शन है। जो तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से क्या बनता है, वाटर बनता है। लेकिन अगर हम फायर पे वाटर डालते हैं तो क्या होता है, वाटर फायर को स्टॉप कर देता है। यानी कि जिस तरह का वो नेचर था एलिमेंट का, कंपाउंड का नेचर डिफरेंट हो गया। उसी तरह से अगर कंस्टिट्यूएंट कैन बी सेपरेटेड इजीली बाय फिजिकल मेथड, मिक्सचर में हम लोग अलग आराम से मैग्नेट से या हीट करके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को निकाल सकते हैं। बट कंपाउंड में हम लोग केमिकल रिएक्शन करके ही या फिर हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करके ही उसके पार्टिकल को हटा सकते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं केमिकल लॉ। तो केमिकल लॉ क्या है, जिसके बारे में साइंटिस्ट लोगों ने ये किया था, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं प्रोवाइड। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ेंगे हम लोग, दूसरा पढ़ेंगे लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शनल, तीसरा पढ़ेंगे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शनल, चौथा पढ़ेंगे द लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शनल, पांचवा पढ़ेंगे गेलुजाक लॉ, गैसियस वॉल्यूम, और लास्ट डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो सबसे पहले अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं तो लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शनल की बात करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो वाटर है अपना क्या है, ग्लेशियर का है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है तो एटॉमिक मास हो गया यहाँ 2, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16। तो दोनों का सिंपल रेशियो लेते हैं तो 1:8 आता है। सेकंड केस लेते हैं हम लोग रिवर वाटर। रिवर वाटर में भी क्या है कि अगर हम लोग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास का रेशियो लेते हैं तो 1:8 ही आता है। उसी तरह से हम लोग क्या लेते हैं, सी वाटर लेते हैं, इसमें भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास का रेशियो लेते हैं तो हमेशा क्या आ रहा है, हमारा 1:8 आ रहा है। यानी कि वाटर का हम लोग कंपोजिशन प्लेस चेंज कर दिए, ग्लेशियर लिए, रिवर लिए, फिर सी लिए, लेकिन उसके मास का रेशियो क्या था, सेम टू सेम था। तो इसका डेफिनेशन हम ऐसे दे सकते हैं, ए केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन सेम एलिमेंट कंबाइन टुगेदर इन सेम प्रोपोर्शन ऑफ मास। इसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। अब हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का हम लोग ऐसे समझते हैं कि अगर कोई दो एलिमेंट है तो रिएक्शन करने से पहले और रिएक्शन करने के बाद उसका जो मास होगा वो कांस्टेंट होगा। तो इसको समझने के लिए हम लोग दो एलिमेंट लेते हैं, हाइड्रोजन और क्लोरीन। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन का लेते हैं। तो सबसे पहले हाइड्रोजन का हम लोग लेते हैं कि H2 का मास जो है वो 2 ग्राम है, और क्लोरीन का मास है 71, यानी 35.52 या 71, और हाइड्रोजन 1:1 यानी 1:2 हो गया। जब ये दोनों कंबाइन करता है तो हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। तो हाइड्रोजन क्लोराइड का अगर हम मास निकालते हैं, हाइड्रोजन का 1 प्लस क्लोरीन का 35.5 यानी कि 36.5 आया, और इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 73 आता है। और इधर लेफ्ट है रिएक्टेंट का हम लोग लेते हैं 2 प्लस 71 73, और इधर प्रोडक्ट का भी लेते हैं, क्या आता है 73। यानी कि यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और क्लोरीन बिना रिएक्शन किए हुए था तब उसका मास लिए, और यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि जब वो रिएक्शन कर गया तब मास लिए, फिर भी यहाँ पे बैलेंस क्या है, हमारा इक्वल है। तो ये हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, जो कि बताता है कि टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट रिमेन इक्वल टू द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शनल हम लोग क्या देखते हैं कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शनल में हम लोग देखते हैं कि एक ही दो एलिमेंट जो है आपस में रिएक्शन जो करता है एक से ज्यादा रेशियो में करता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम लोग लें कार्बन और ऑक्सीजन। तो कार्बन और ऑक्सीजन है, दो तरह से रिएक्शन करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है, CO और CO2। उसी तरह से हम लोग दूसरा कंपाउंड लेते हैं इसको समझने के लिए, इसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, जिसमें कि ये 5 डिफरेंट रेशियो से काम कर रहा है। तो पहला रेशियो अगर हम लोग लेते हैं N2O, N2O में हम लोग क्या लेते हैं, नाइट्रोजन का हम लोग मास लेते हैं, नाइट्रोजन का 14 होता है, और यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है तो 28 हो गया, और ऑक्सीजन का होता है 16। तो इसका हम लोग मास का रेशियो लिए तो 14:8 आया। दूसरा हम लोग NO लेते हैं, 14:16 आया। तीसरा लिए हम लोग N2O3, इसका आया 14:24।
चौथा लिए N2O4, इसका है 14:32, और पांचवा लिए N2O5, इसका है हमारा 14:40। अब हम लोग इसको आगे देखते हैं, तो सभी में हम लोग क्या कॉमन देख रहे हैं कि नाइट्रोजन का जो मास है 14 हमेशा आ रहा है, बट ऑक्सीजन का मास क्या है हमारा, चेंज हो रहा है। ऑक्सीजन का मास पहले में क्या था, 8 था, दूसरे में 16, तीसरे में 24, 32 एंड 40। तो हम लोगों ने देखा 8, 16, 24, 32 एंड 40। अब आगे हम लोग क्या करते हैं, इसका रेशियो लेते हैं। इसका रेशियो लेते हैं, 8 सभी में कॉमन है, तो 8 से सभी को हम लोग डिवाइड करते हैं। तो रेशियो क्या आ जाएगा, 8 डिवाइडेड बाई 8 1, और 8 डिवाइडेड बाई 16 यानी कि 2, 3, 4 एंड 5। तो 2 एलिमेंट कंबाइन 2 और मोर कंपाउंड। तो हम लोग क्या देखें, द मास ऑफ वन ऑफ द एलिमेंट विच इज कंबाइंड विद द फिक्स मास ऑफ अदर bear the simple whole number ratio of one another। यानी सिंपल होल नंबर हम लोगों ने क्या देखा, 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब हम लोग समझते हैं लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शनल। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शनल में समझने के लिए हम लोग कंपाउंड क्या करते हैं, S2 एंड S। S2S इसका मास का रेशियो हो गया 2:32, सिंपल रेशियो हो गया 1:16, एंड SO2 का हो गया 32:32 यानी 1:1। दूसरा हम लोग लेते हैं, यानी यहाँ पे S और H, इससे कंपाउंड बना H2S। दूसरा हम लोग लेते हैं S और O, SO2 बना। तीसरा हम लोग लेते हैं H2O, यानी कि यहाँ पे क्या है, H2S एंड SO2। तो इस दोनों का मास का रेशियो लेते हैं 1:16 बाय 1:1, यानी 1:16 आया। नेक्स्ट हम लोग वाटर लेते हैं। वाटर में क्या है, मास 2:16, यानी इसका सिंपल रेशियो क्या आया, 1:8 आया। तो अगर हम लोग H2S एंड SO2 और H2O का लेते हैं, क्या आता है 1:2, यानी इस तरह से हम लोग समझते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है हम लोग पढ़ेंगे गे-लुजाक लॉ। तो गैसियस रिएक्टिव वॉल्यूम bear a simple ratio to one another and to volume of product under similar condition, temperature and pressure। यानी गैस जो होगा एक सिंपल रेशियो बियर करेगा जब रिएक्शन करने में। इसको समझने के लिए हम लोग लेते हैं कि जैसे अगर हमारे पास 1 वॉल्यूम नाइट्रोजन है और 1 वॉल्यूम ऑक्सीजन है, तो 2 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड बनेगा। तो N2 प्लस O2 2NO, यानी यहाँ पे 1 वॉल्यूम, यहाँ पे 1 वॉल्यूम, यहाँ पे 2 वॉल्यूम आया। उसी तरह से अगर यहाँ पे लेते हैं 1:1:2, यानी सिंपल होल नंबर का रेशियो बताया गे-लुजाक ने। नेक्स्ट हम लोग लेते हैं वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, यानी 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, 2 वॉल्यूम ऑफ स्टीम, यानी इसका रेशियो हो गया 2:1:2। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं, और अर्लीस्ट टाइम में हम लोग पढ़ते आए हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या बताता है, पहला थ्योरी है कि मैटर इज मेड ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल कॉल्ड एटम, यानी कि जितना भी मैटर बना हुआ है इंडिविजुअल पार्ट है जिसका नाम होता है एटम। एटम ऑफ सेम एलिमेंट आर सिमिलर विथ रिस्पेक्ट टू शेप एंड साइज एंड मास। एक एटम जो है दूसरे एटम का अलग अलग होगा, लेकिन सेम एलिमेंट में अगर सिमिलर एटम है तो उसका क्या होगा, शेप एंड साइज और मास क्या होगा, सेम होगा। एटम कंबाइंड इन अ सिंपल होल नंबर रेशियो टू फॉर्म ए मॉलिक्यूल, यानी सिंपल होल नंबर होगा, जैसे कि वाटर बन रहा है, वाटर में क्या है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, यानी 2:1, ये सिंपल होल नंबर का ही रहेगा। एन एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी एटम को नहीं हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, न ही हम लोग डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये डाल्टन का थ्योरी था। एटम ऑफ 2 एलिमेंट में कंबाइन इन द डिफरेंट रेशियो टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, जैसे कि कार्बन और ऑक्सीजन का मैंने एग्जांपल लिया था। कार्बन और ऑक्सीजन दो तरह से बनकर कंपाउंड बन सकता है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी बन सकता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी बन सकता है। इसी तरह से सल्फर और ऑक्सीजन सल्फर डाइऑक्साइड बन सकता है, जिसमें 1:2 रेशियो है। दूसरा है SO3, यानी 1:3 रेशियो है। डाल्टन का थ्योरी जो था अर्लियर टाइम में था, लेकिन आज के डेट में डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी का काफी ज्यादा रिसर्च हुआ, साइंस डेवलप किया, तो उसमें बहुत सारे कमी निकाले गए। और उसमें क्या था कि ये कमियां जो था उसमें बताया कि इट कुड नॉट एक्सप्लेन व्हाई एटम डिफरेंट एलिमेंट है डिफरेंट मासेस साइज एंड इटिसी, यानी डिफरेंट एलिमेंट का मास साइज और ये जो है वो डिफरेंट क्यों है, ये डाल्टन साहब नहीं बता सके। उसके बाद इन्होंने नेचर ऑफ बाइंडिंग ऑफ बिटवीन, यानी कि अगर एटम कंबाइन कर रहा है
तो एटम कंबाइन कर रहा है तो कैसे कंपाउंड कर रहा है, कैसे उसका रेशियो बनता है, ये उन्होंने नहीं बताया। तो ऐसे कमी को दूर करने के लिए आगे साइंस में बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और इस चैप्टर का जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।